एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ, कुरु अंचल का था। 2 भाइयों के बीच 15 साल से जो है विवाद चल रहा था, 15 साल से। और जब मैं नोटिस देकर के बुलाता था, तो एक भाई आते थे और दूसरा भाई पता कर लेते थे कि वो वहाँ से गया कि नहीं। पहला भाई चला जाता था, तब दूसरा भाई आता था। 2 बार के नोटिस में ऐसे ही हुआ। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि दोनों भाई सर बैठ ही नहीं सकता एक साथ। तो मैंने ठान लिया कि दोनों को पहले बैठाऊँगा। दोनों को बैठाया, आधे घंटे की बातचीत मुश्किल से हुई। मैंने छोटे भाई को बोला कि आप बड़े भाई का पैर छू के प्रणाम करो, और बड़े भाई को बोला कि आप गले लगाओ। और 15 साल का विवाद जो है आधे घंटे में सॉल्व हो गया। उनकी कोई विवाद नहीं थी, सिर्फ एक ही विवाद था कि आपस में बात नहीं करते हैं, और आप भाई की शिकायत दूसरे जगह करते हैं। तो लोग थोड़ा-सा इसमें मज़ाक भी लेते हैं और धीरे-धीरे विवाद बढ़ जाता है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ धनबाद के डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं। पहली बार हमारे पॉडकास्ट में कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। हम सभी जानना चाहेंगे कि ये जो आपका प्रशासनिक सफ़र है, ये प्रारंभ कहाँ से हुआ और आप धनबाद के एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कैसे पहुँचे? मैं रवि जी बता दूँ कि गाँव का रहने वाला हूँ। बचपन में सारी पढ़ाई मैट्रिक तक की गाँव से हुई। घर के सारे काम करते हुए पढ़ाई भी संघर्ष भरा रहा जीवन। घर में बकरी चराना से लेकर खेती-बाड़ी को सारा देखना। हम लोग पहले मकई कोड़ा करते थे, मकई कोड़ना, महुआ हमारे यहाँ बहुत होता है, बालू-माथ लातेहार क्षेत्र में, तो महुआ चुनना। तो सारे काम करते हुए मैंने मैट्रिक पास किया अपने बालू-माथ हाई स्कूल से, और इंटर की पढ़ाई मैंने हजारीबाग से की, अनता कॉलेज से। ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने जे कॉलेज हुमरी तिलैया से की। इस बीच माइनिंग में एडमिशन भी लिया डिप्लोमा के लिए, लेकिन उसे छोड़ दिया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। उसके बाद मैं क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया अपने लातेहार ज़िले में। क्लर्क के बाद मैंने झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर योगदान किया, ट्रेनिंग पूरी की। और उसी ट्रेनिंग में रहने के दौरान, चूँकि पहले से लक्ष्य था कि प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो उसी ट्रेनिंग के दौरान उतने टफ शेड्यूल में भी समय निकाल करके और तैयारी करता था, और अल्टीमेटली जो है जेपीएससी का रिजल्ट आया और मैं डिप्टी कलेक्टर बना। कल मेरा जो नोटिफिकेशन हुआ, तो प्रमोशन होकर मैं एसडीएम भी बन गया हूँ। आपकी कहानी से एक बात तो बहुत क्लियर समझ में आई सर कि आप चांदी के चम्मच के साथ नहीं आए और आपने जो जीवन जिया है और जो आपका नाम भी होता है, मैंने कई अखबारों में आपका नाम पढ़ा कि जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ लोगों के लिए आपने बहुत काम किया है। तो आप क्योंकि दर्द को समझते हैं, किसान पृष्ठभूमि से भी आते हैं, पढ़ाई भी बहुत हाई-फाई लेवल पे आपने नहीं की, तो मुझे जहाँ तक लगता है आप में जो दर्द है लोगों की समस्याओं को समझने का, इसलिए आप उसके समाधान के प्रति इतने जोशीले ढंग से आप आगे आते हैं और उसके समाधान को आप करते हैं। तो आपको बहुत-बहुत साधुवाद सर, आपका जो प्रयास है, ये बहुत बड़ी समस्या है। परिवार के परिवार उलझे रहते हैं, इंडस्ट्री नहीं आ पाती, अगर आपके ज़मीन विवाद हैं, तो कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, कोई कॉलेज नहीं खोलना चाहता। मतलब पूरा का पूरा विकास जो है, वो उसका आधार क्योंकि ज़मीन है, वो पूरा का पूरा रुक जाता है। ज़मीन हिस्सा है, चाहे वो कृषि हो, चाहे इंडस्ट्री हो, तो आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं सर। तो अब आते हैं सर, आपका जो अभी कार्य क्षेत्र है, तो ये जो परिभाषा यदि हम बोलें सीओ परिभाषा हम बोलें, तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका दायरा क्या होता है? एक एक आम व्यक्ति अ, को क्या समझना चाहिए कि ये इनके कार्यक्षेत्र है, ये इनके कार्यक्षेत्र के बाहर है? अंचल अधिकारी का जो मुख्य काम है, वह ज़मीन से संबंधित है। ज़मीन को अगर हम 2 कैटेगरी में बाँट दें कि एक रैयती ज़मीन है, और एक जिसे सरकारी ज़मीन या गैर आबाद ज़मीन, अनाबाद ज़मीन, गैर मजरूआ जंगल झाड़ी, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीनें हैं, कैसरे हिंद की ज़मीनें हैं, तो उसको हम एक तरफ रख कर के बात करते हैं। तो दोनों तरह के रोल में अंचल अधिकारी का काम है। रैयती ज़मीन में है कि अगर आपने ज़मीन खरीद-बिक्री की, मतलब लेजर मेंटेन करना। अगर आपने ज़मीन खरीद-बिक्री की, तो आपके नाम से हम वहाँ से ज़मीन आपका नाम काट करके, यानी खारिज करके
किसी दूसरे के नाम से दाखिल करते हैं। सक्सेशन म्यूटेशन करते हैं, मान ले कि किसी रैयत की मृत्यु हो गई तो उनके जो सक्सेसर हैं उनके नाम से हम लोग म्यूटेशन करते हैं। और जमीन के दस्तावेजों में अगर कोई त्रुटि है तो उसको अपडेट करते हैं। यह अंचल अधिकारी का मुख्य कार्य है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो गैर मजरूआ जमीन की बात कर रहे हैं, जो सरकारी जमीन, गैर आबाद जमीन, अनाबाद जमीन, कैसरहीन जमीन, तो उसके अंचल अधिकारी कस्टोडियन होते हैं। हमें उसकी सुरक्षा करनी होती है कि किसी भी प्रकार से उस पर अतिक्रमण ना हो, कोई इस पे घर ना बनाए, कोई गलत तरीके से उस जमीन का उपयोग न करे। तो उसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए अतिक्रमण अधिनियम में कानूनी प्रावधान भी है और अंचल अधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां भी दी गई है। अंचल अधिकारी बात चला करके और जमीन को अतिक्रमण मुक्त भी करते हैं। तो ये दो तरह का रोल है। एकदम आसान सी भाषा है। गैर बजरुआ का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसी जमीन जिसमें कभी मजूरी ना की गई हो, यानी उसमें कोई खेती बाड़ी ना की गई हो, तो उसे गैर बजरुआ कहते हैं। उसी जमीन को दूसरी भाषा में, दूसरे क्षेत्रों में अनाबाद, मतलब जो आबाद नहीं किया गया हो खेती बाड़ी करके, या जिसे गैर आबाद भी कहते हैं, मतलब खेती बाड़ी करके कभी पूर्व में आबाद, मतलब सर्वे के टाइम आबाद नहीं किया गया हो। कैसरे हिंद एक जमीन होती है। कैसरे हिंद जमीन का मतलब है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो भी जमीनें सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी, भारत सरकार के, उन जमीनों को कैसरे हिंद कहा गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसमें दखल के आधार पे जमीनों को उनके मालिकाना हक दिए गए। जो कैसरे हिंद जमीनें भारत सरकार के दखल में है वो जमीन भारत सरकार की हो गई, और जो कैसरे हिंद की जमीन राज्य सरकार की दखल की है वो राज्य सरकार की हो गई। तो कैसरे हिंद का ये है। लेकिन सभी जमीनों के प्रोटेक्टर कह सकते हैं, या कस्टोडियन कह सकते हैं, या संरक्षक कह सकते हैं, अंचल अधिकारी होते हैं। यदि इसको भी आप अगर सरल भाषा में बता पाएं, जमाबंदी, पर्चा, खेसरा, खाता। पर्चा एक ऐसा चीज है जो कई अवसरों पर रैयतों को दिया जाता है। एक तो सर्वे के समय में पर्चा दिया जाता है, इसको बंडा पर्चा भी कहते हैं। पर्चा और भी तरह का है, जैसे फॉरेस्ट की जमीन में, या जो वन भूमि है, या जंगल झाड़ी जमीन में जो हम लोग वन पट्टा देते हैं तो उसको भी पर्चा कहते हैं। या एक बासगीत पर्चा होता है। बासगीत पर्चा के बारे में मैं बता दूं, जिसके बारे में लोगों को कम जानकारियां रहती है। बासगीत पर्चा एक ऐसा पर्चा है कि आप पुराने जमाने में देखेंगे, पहले तो जान लें कि जमीन से लोगों का बड़ा इमोशनल जुड़ा होता है। तो पुराने जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भूमिहीन थे, जिनको बाहर से ला करके लोगों ने बसाया कि आप चलो मेरे गांव में रहो, हम तुमको रहने खाने सारी सुविधाएं देंगे, कान देंगे। तो बाहर से लोग आकर के बसे, तो उनकी जमीनों पर बसे जो मालिक टाइप के लोग थे, थोड़ा जमींदार थे, या जिनके पास ज्यादा जमीनें थी। आज के डेट में क्या है कि जमीनें उन्हीं के नाम से है जिनकी जमीनें थी, लेकिन इनके घर है, दादा उनके नीचे के, आज उनके बच्चे भी उसी पर रह रहे हैं। तो ऐसी जमीनों में अंचल अधिकारी को शक्तियां दी गई है, जिसमें लैंडलेस पीपुल का एक कानून है, अ, बिहार वन स्टेट टेनेसी एक्ट। उसमें है कि यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति किसी जमींदार या किसी अन्य व्यक्ति के जमीन पर घर बनाकर रह रहा है तो वह उसको पर्चा पाने का अधिकार है। और अंचल अधिकारी को 12 डिसमिल तक का रसीद काटने का अधिकार है। तो उसको बासगीत पर्चा बोलते हैं। आगे के टर्म में अगर बढ़े तो मैंने दाखिल खारिज के बारे में बता दिया। और खेसरा, तो मैं बता दूं कि जमीन का जब सर्वे होता है तो सर्वे में प्रत्येक व्यक्ति को एक खाता अलॉट होता है, एक रैयत को एक खाता। और उसमें चूंकि एक रैयत के पास कई जमीनें होती हैं, कई प्लॉट्स होते हैं, खेत है, बाड़ी है, अलग अलग, तो सभी प्लॉट्स को नंबरिंग किया जाता है। और पूरे गांव का नंबरिंग एक से शुरू होकर के लास्ट तक जाता है। तो हो सकता है कि आपके 10 प्लॉट हों और आपका क्रमांक 230 के बाद आ रहा है,
तो आपके जो प्लॉट्स होंगे उसका नंबर होगा 231, 232, 233, 234, 235, इस तरह से। उसके बाद आपके बाद जो रैयत होंगे जिनका खाता खुला है, तो उनका फिर खाता नंबर भी अलग होगा और उनके प्लॉट्स भी अलग होंगे। और गांव के किसी एक छोर से प्लॉट्स की संख्या शुरू होती है, 1 2 3 4, इस तरह से। तो उसी प्लॉट्स को खेसरा बोलते हैं। तो एक खाता में कई प्लॉट्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास 10 टुकड़ा है जमीन के, तो 10 प्लॉट्स हो गए, यानी 10 खेसरा आपके पास हो गया। जमाबंदी मतलब वैसे रैयत जिनकी नाम जो है अंचल के जमाबंदी पंजी में है, और जो अंचल के माध्यम से सरकार को नियमित रूप से लगान देते हैं, तो उनको जमाबंदी रैयत के बोलते हैं। और जो जमाबंदी है मतलब कि उनका नाम अंचल के रजिस्टर में दर्ज है। अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन पोर्टल पर लोग देख सकते हैं। तो आपने ऑनलाइन शब्द का प्रयोग कर ही दिया है, तो मेरा अगला प्रश्न यही होगा कि अ, अब डिजिटल इंडिया की भी हम बात करते हैं, तो अ, कोई भी व्यक्ति जिसे अभी कोई जानकारी ही नहीं है ज़मीन के बारे में, लेकिन उसको बस पता है कि हाँ, उसकी कहीं एक ज़मीन है। तो वो ऑनलाइन के माध्यम से कैसे वो जानकारी प्राप्त कर सकता है? झारखंड, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँ, जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो झारखंड और कुछ-कुछ हद तक बिहार में भी ये प्रयोग में होता है, वो हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी गुजरात और महाराष्ट्र जाएँगे तो उसकी टर्मिनोलॉजी भी अलग हो जाएगी, उसके डेफिनेशंस भी अलग हो जाएँगे। तो ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन सर हमें अगर ज़मीन की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम कैसे, मतलब सर्च कर सकते हैं, कैसे ढूँढ सकते हैं? आज देखिए कि झारखंड सरकार ने अपनी सारी जमीन विवरणी को ऑनलाइन कर दिया है। उसके लिए पोर्टल है झार भूमि। आप किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल वगैरह पे जा सकते हैं, और उसमें झार भूमि आप टाइप करेंगे तो झारभूमि.nic.in, उसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा पोर्टल खुल जाएगा। उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, उसमें पूरा सभी झारखंड की सभी जमीनों का जिनका सर्वे हो चुका है, मैप्स भी हैं, और जमीन का पूरा डिटेल्स है। खाता वाइज है, प्लॉट वाइज है, रैयत वाइज है। तो आपके पास अगर कुछ जानकारियां हैं, जैसे खाता नंबर जानकारी है, तो खाता नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, और प्लॉट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि प्रत्येक रैयत को एक बार जरूर ट्राई करके अपनी ज़मीन को चेक करना चाहिए कि ऑनलाइन जो स्थिति है उसमें उनकी ज़मीन है किस स्थिति में है, क्या उसमें कोई नाम में त्रुटि तो नहीं है, या खाता प्लॉट या रकबा में कोई त्रुटि तो नहीं है। तो निश्चित रूप से देखना चाहिए झार भूमि पोर्टल पर। कौन-सी ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो रैयत को नहीं करनी चाहिए? क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे सिली-सिली मिस्टेक्स ना हो? यदि आप कुछ बता पाएँ? जी। मैं बताया रवि जी कि जागरूकता ही सबसे बड़ी शक्ति है और विवादों से बचाव है। तो जो भी रैयत हैं या जो भी लोग हैं, अब सब लोग तो रैयत ही होते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने ज़मीन के दस्तावेज़ों को थोड़ा ठीक-ठाक कर लें। होता क्या, आप देखिए जैसे मेडिकल टर्मिनेशन में क्या है कि हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, जब सीरियस हो जाते हैं, तभी डॉक्टर का कंसल्ट करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो थोड़ा कम करते हैं। तो अगर पहले से ज़मीन के दस्तावेज़ों को ठीक-ठाक रखें, तो एक तो आप अपने में ठीक रह सकते हैं, जो अभी आपकी पीढ़ी है, और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी आप एक बड़ा अच्छा काम, अच्छा मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि भाई-भाई का डिस्प्यूट उनकी पीढ़ियों तक चला जाता है, और विवाद बना रहता है। जब 2 भाई एक दोस्त की तरह रहते हैं तो बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब वही भाई दुश्मन हो जाते हैं, तो फिर दूसरे लोग आनंद लेने लगते हैं, या फिर दूसरे लोग लड़ाने के फेर में लगे जाते हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़मीन के दस्तावेज़ों को आप निश्चित रूप से चेक करें, और जो भी त्रुटि है उसके लिए अंचल कार्यालय से संपर्क करें। कि आपस में संवादहीनता भी जो है ना विवाद को बढ़ाती है। आज भाई-भाई आपस में बैठते नहीं हैं, दूसरे के पास भाई की शिकायत करते हैं, समस्या कहते हैं। तो उसके कारण भी जो है संवादहीनता के कारण भी विवाद होता है। भाइयों में आपसी मनमुटाव या तालमेल का नहीं होना ही जो है विवाद का मुख्य कारण होता है। ये प्रोसेस क्या है? ये जो मैप है और ये जो मेज़रमेंट है, जो हम कहते हैं आमीन को बुलाया गया, मेज़रमेंट करवाया गया, तो ये प्रोसेस को यदि आप समझा पाएँ? जी सर। अमीन माटी के लिए अभी
पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ता है और उसको प्रोसेस करके हम लोग माफी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। माफी का डेट निर्धारित होता है और डेट के निर्धारण के बाद अमीन, राजस्व उप निरीक्षक, सीआई वगैरह जाते हैं और जा करके माफी की प्रक्रिया करते हैं। माफी जमीन विवाद के निपटारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि अधिकतर विवाद बड़े छोटे और हल्के स्तर के होते हैं। जैसे 2 फीट इधर चला गया, 2 फीट उधर चला गया, आर इधर चला गया, उधर चला गया, तुम जो दीवार खड़ा किए हो मेरे तरफ आ गया। तो छोटे छोटे विवाद अक्सर जो है आते रहते हैं और अमीन माफी से अधिकतर विवाद सुलझ जाते हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है 50% डिस्प्यूट अमीन माफी का होता है। अमीन माफी होने के बाद लोग सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। अब जिनको लड़ना है तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा, लड़ाई तो बड़े लंबा चलता है। लेकिन जो सुलझना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो समझ जाते हैं। ये जो बड़े लेवल का ये जो समस्या होता है, तो इसमें जो पूरी भीड़ की भीड़ आती है, गाँव के गाँव आते हैं, तो इस समय आपकी मनःस्थिति क्या रहती है, जो मेंटल स्टेट है? और आप कैसे सुलझाते हैं चीज़ों को? मतलब हम इंग्लिश में कहें कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, इतना बड़ा समस्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी मनःस्थिति क्या है? और क्या स्टेप्स लेते हैं आप कि ये पूरा गाँव का गाँव शांत हो पाता है? जी सर। पहले तो बता दें रवि जी कि जो छोटे स्तर के भाई भाई के डिस्प्यूट होते हैं, उनको हम लोगों ने कार्यालय में बैठ करके, फील्ड में जा करके और दोनों पक्षों को बैठा करके सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया और बहुत जगह सफलता मिली है। मैंने देखा है कि एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ, कुरु अंचल का था। दो भाइयों के बीच 15 साल से जो है विवाद चल रहा था, 15 साल से। और जब मैं नोटिस देकर के बुलाता था तो एक भाई आते थे और दूसरा भाई पता कर लेते थे कि वो वहां से गया कि नहीं। जब दूसरा भाई चला जाता, पहला भाई चला जाता था, तब दूसरा भाई आता था। 2 बार के नोटिस में ऐसे ही हुआ। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि दोनों भाई सर बैठ ही नहीं सकता एक साथ। तो मैंने ठान लिया कि दोनों को पहले बैठाऊंगा। दोनों को बैठाया, आधे घंटे की बातचीत मुश्किल से हुई। मैंने छोटे भाई को बोला कि आप बड़े भाई का पैर छू के प्रणाम करो और बड़े भाई को बोला कि आप गले लगाओ। और 15 साल का विवाद जो है आधे घंटे में सॉल्व हो गया। उनकी कोई विवाद नहीं थी, सिर्फ एक ही विवाद था कि आपस में बात नहीं करते हैं और आप भाई की शिकायत दूसरे जगह करते हैं। तो लोग थोड़ा सा इसमें मजाक भी लेते हैं और धीरे धीरे विवाद बढ़ जाता है। बड़े मामलों में जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले होते हैं, उसमें हम लोगों को मजिस्ट्रेट के रूप में भेजा जाता है। तो वहाँ पर उस तरह के मामलों में फोर्स होता है और बड़े टैक्टफुली हम लोगों को काम करना पड़ता है। पहले तो पब्लिक मूवमेंट को समझना पड़ता है, उनकी क्या ग्रीवांसेस हैं उसको समझना पड़ता है। और हम लोग कोशिश करते हैं 99% केसेस में कि बल प्रयोग ना हो, किसी प्रकार का बल प्रयोग ना हो, किसी को कोई क्षति ना हो, समझा बुझा करके मामला को सॉर्ट आउट किया जाए। और इसमें अपना अनुभव और लोगों से जो सामाजिक सरोकारों से जो जुड़ाव होता है, तो निश्चित रूप से इससे मदद मिलती है लोगों की भाव को समझने में। और भीड़ का जो चरित्र समझ करके काम अगर आप करेंगे तो आज तक तो मुझे कहीं परेशानी नहीं हुई है। और अच्छे उद्देश्य के लिए अगर आप जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। जब कानून के लिए काम कर रहे हैं, सही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। कई बार रवि जी बता दें कि रोड जाम में तो सैकड़ों बार जाना पड़ता है। तो पहले पब्लिक के मोमेंटम को समझना पड़ता है, क्या ग्रीवांसेस हैं, क्या वो बोल रही हैं। और 5-10 मिनट तो उनकी भाषा में ही बात करते हैं। फिर धीरे धीरे उनसे तालमेल बैठाते हैं, भीड़ के साथ तालमेल होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए सोच रहा है। फिर तब उनको फिर समझाने की कोशिश करते हैं। आप एडवांस जा करके समझाएंगे तो उसका रिएक्शन बड़ा खराब होता है। तो पहले उनके रूप में ढलते हैं, उनकी सोच में ढलते हैं, उनकी भावनाओं में ढलते हैं। फिर धीरे धीरे उनको समझाते हैं कि एम्बुलेंस फंसा हुआ है, बस फंसी हुई है, स्कूल बसें हैं, बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है। जो भी सरकारी प्रावधान होगा हम लोग आपको देंगे और जितना जल्दी हो सकता है आपके लिए करेंगे। हर संभव आपके लिए खड़े हैं। तो कम से कम लोगों को जो तकलीफ हो रही है इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो लोग समझते हैं। थोड़ा समय लगता है और समझ करके भी
जाम भी खुल जाता है। तर्क से पहले भाव का जोड़ना बहुत आवश्यक है। अगर इसको बहुत ज़रूरी धीरे से जो है जोड़ना बड़ा आवश्यक होता है। तो मेरा आखिरी प्रश्न ये होगा सर कि पॉलिसी लेवल पे आपको क्या लगता है कि कुछ सुधार होनी चाहिए जिससे समस्याएँ उत्पन्न हो जा रही है? लोगों की तरफ से नहीं, मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जो चीज़ों को उलझा रहे हैं, या कुछ और अच्छे नियम आने चाहिए जो लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट कर पाएँ? यदि अगर आपके कुछ सुझाव हो तो? जी सर। देखिए, दिन-ब-दिन जो ज़मीन की समस्याएँ आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्राइम ज़मीन के कारण होते हैं। अधिकतर झगड़ा ज़मीन के कारण होता है। भाई-भाई में मनमुटाव ज़मीन के कारण होता है। पड़ोसी, पड़ोसी का मित्र नहीं है, वो ज़मीन के कारण। तो निश्चित रूप से ज़मीन के कारण बड़े-बड़े विवाद होते हैं और छोटे-छोटे विवाद तो दिन-प्रतिदिन चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी के दायित्व तो काफ़ी ज़्यादा और बहुत बदनामियाँ भी झेलनी पड़ती है क्योंकि सब विवादों को हम लोग सुलझा नहीं पाते हैं। संसाधन सीमित है। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने अपने विचार किया है कि क्या-क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं पॉलिसी लेवल पे। ऐसे तो वो सरकार का काम है लेकिन मैं ऑफ द वे आपसे बात कर रहा हूँ कि पॉलिसी लेवल पे सबसे पहली बात है कि जो सीएनटी एक्ट में है कि प्रत्येक 10 वर्ष पे लैंड सर्वे होना चाहिए। वो हमारे यहाँ नहीं हो पाता है किसी कारण से। तो अगर प्रत्येक 10 वर्ष में सर्वे हो, तो निश्चित रूप से आधे विवाद तो ऐसे ही समाप्त हो जाएँगे। क्योंकि सर्वे एक हमारे यहाँ 1912 में हुआ, फिर 32 में हुआ, फिर 80-85 में हुआ। तो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में सर्वे होने के बाद है नदियाँ भी अपने रास्ता बदल देती है, इतने लंबे समय में। खेत जो है भर कर के टाँड़ हो जाते हैं, टाँड़ कहीं तालाब हो जाता है। जो टाँड़ आप लिख रहे हैं खेती योग्य टाँड़ है, उसमें बड़े-बड़े बिल्डिंग हो जाते हैं। तो ये ज़मीन का जो स्वरूप चेंज करता रहता है, तो ये सर्वे से ही ये ठीक हो पाएगा। दूसरा बात है कि कम से कम लैंड रिकॉर्ड्स बड़ा अहम चीज़ है, तो इसमें जो है, जो भी खाली पद हैं, आप देखिए कि मेरे यहाँ 8 हल्का है और मात्र 2 कर्मचारी हैं, सीआई भी नहीं। तो उन 2 कर्मचारियों में काम करना इतने बड़े पॉपुलेशन का, इतना बड़ा ज़मीन का लैंड जो एरिया है, बड़ा मुश्किल होता है। हालाँकि हम लोग तो काम करते हैं, तो वो अगर सहूलियतें दे दी जाए, तो निश्चित रूप से कार्य पारदर्शी तरीके से और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से होगा। भाई-भाई के डिस्प्यूट को समाधान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप देखिए कि लोग आपस में बँटवारा नहीं कर पाते हैं, तो बँटवारा नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है सो विवाद बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ अंचल कार्यालय में प्रावधान है कि आप भाई आपस में बैठ करके बँटवारा करके और शेड्यूल बना के अंचल कार्यालय में दे दें, तो निश्चित रूप से सभी का होल्डिंग्स रसीद अलग-अलग हो जाएगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और इससे लगता है कि ज़मीन विवाद भी हल हो सकेंगे। वो कहा भी जाता है कि समय पर कठिन निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए कठिन समय आ गया। तो पूरा पिछली पीढ़ियों ने क्या किया, डिले किया प्रोसेस को कि नहीं, हमारे घर में बँटवारे की बात नहीं होती है, हम तो सभी एक साथ रहते हैं। लेकिन ये 2 पीढ़ी बाद वही मूल समस्या बन गई सारे कॉन्फ्लिक्ट की। अ, अगर अभी के जो स्टूडेंट्स हैं सर, जो तैयारी कर रहे हैं और वो थोड़े उदास भी रहते हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम्स की परिस्थिति है झारखंड में बहुत उठा-पटक होते रहती है, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई संदेश आपके तरफ से? गंभीर प्रश्न आपने रवि जी किया है। सबसे पहले तो जो आपका प्रश्न था कि चूँकि हम बहुत संघर्ष के रास्ते से और गाँव के परिवेश से आए हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति या स्टूडेंट मेरे पास समस्या लेकर के आता है, तो मैं उसमें अपना रूप देखता हूँ। मुझे लगता है कि कभी न कभी हम भी ऐसे ही किया करते थे और उस एटीट्यूड से मैं चाहता हूँ कि उसकी समस्या का समाधान जितना जल्दी कर सकूँ। मैंने यहाँ आने के बाद हेल्प डेस्क वगैरह भी लगाया है। विद्यार्थियों की समस्याएँ और बहुत हद तक सॉर्ट आउट हुई। जब शुरू-शुरू में यहाँ पे बलियापुर जॉइन किया था, तो डेली 40 से 50 स्टूडेंट्स अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते रहते थे। आज वो विद्यार्थी नहीं दिखते हैं। मैंने हेल्प डेस्क बना दिया है, सिंगल विंडो है, वहाँ पे आप समस्या दीजिए और समाधान होगा।
दूसरी बात जो आपने कहा कि जमीन बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, एकदम सही बात है। जमीन एक ऐसा चीज है जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जुड़ाव है, प्रत्येक व्यक्ति का दिल से जुड़ा होता है। और अगर हम विकास की बात करें तो विकास में अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई चीज आप कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल कुछ भी आप खोलना चाहते हैं तो जमीन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और युवाओं की जहाँ तक आपने बात कही है तो मैं युवाओं को यही बताना चाहूँगा कि कभी भी विपरीत परिस्थिति में आप घबराएं नहीं। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो। मैंने अपने काल में बहुत सारी परीक्षाएं दी और बड़ी उम्मीद से देता था कि इसमें हो जाएगा। जैसे मेरे समय में कोऑपरेटिव्स की परीक्षा निकली थी, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, हाई कोर्ट के असिस्टेंट की और विधानसभा के असिस्टेंट की, बहुत सारी परीक्षाएं। तो बहुत परीक्षाओं में मैंने फेल किया, लेकिन मैंने या तो अपने एम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया या तो फिर उसमें और आगे प्रयास करता रहा। और अल्टीमेटली देखिए कि राज्य की जो सर्वोच्च सेवा है, प्रशासनिक सेवा, उसमें मुझे सफलता मिली। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी असफलता नहीं मिल रही थी तो कहीं न कहीं ईश्वर का एक संदेश था कि तुम रुको, परिश्रम करो, धैर्य रखो, तुम्हारे लिए कुछ हम बड़ा सोच करके रखे हैं। तो निश्चित रूप से घबराने की बात नहीं, यही जीवन है। और ऐसा नहीं है कि डिप्टी कलेक्टर बन गए तो जीवन ही समाप्त हो गया। अभी और भी बहुत कुछ करना है, लोगों को बताना, अपने अनुभव बताना है, लोगों को प्रेरित करना है, जगाना है। तो बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बन गए तो यही मेरा अल्टीमेट है, अल्टीमेट गोल है, वैसा नहीं है। तो कभी भी धैर्य न खोएं। 10 बार असफलता मिल जाए तो आप 11वीं बार प्रयास करें। आप निश्चित मान लें कि आपको सफलता मिलेगी। बोलते हैं ना कि जब ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो ठान लेना है। युवा कभी घबराए नहीं। निश्चित रूप से कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपका तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि ये जो दोनों पक्ष है, एक पारिवारिक जो समस्या है उसको भी, उसके भाव को भी समझना, उसके मूल को भी समझना, और जो बड़े लेवल के कॉन्फ्लिक्ट थे जिसमें गाँव के गाँव आते हैं, जहाँ पर आपको हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, स्कूल सेटअप करने होते हैं, उसके लिए जो आप अधिग्रहण करते हैं। तो ये आई थिंक ये आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ मतलब ह्यूज मेंटल प्रेशर, लेकिन आपके चेहरे से जब भी मैं उस दिन भी मिला तो ग्राउंड पर भी आप कह रहे थे कि हम अभी भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो उस भाव से कभी नहीं लगा कि वो जो स्ट्रेस है, वो आपके सर में दिख रहा है। और ऐसा ही व्यक्तित्व जो है, समाज की ये बहुत ही रूटेड प्रॉब्लम है। इतने बड़ी समस्याएँ हैं कि लोग मतलब अगर हम ज़मीन की बात ना करें, तो फिर हम भारतीय परिवार, हिंदू परिवार का जो आधार है, वही नहीं रह जाएगा। हम अपने मूल से ही दूर चले जाएँगे, यदि हम ज़मीन विवाद में फँसे रहे और उलझे रहे। और यही हमें भी लगता है कि समाज के बारे में वो कब सोचेगा, जब वो परिवार में ही उलझा हुआ है। वो देश के बारे में कब सोचेगा, जब वो डे टू डे फायर फाइटिंग कर रहा है, छोटी-छोटी चीज़ों पे। तो आपका जो योगदान है सर, वो अ, मतलब बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, और आशा करते हैं कि आप इसी तरह से समस्याओं का समाधान करते रहें और परिवारों को टूटने से बचाएँ और झारखंड के विकास में अपना योगदान दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और आपका कीमती समय देने के लिए भी धन्यवाद सर। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।